So bachcho, in our previous lecture we discussed about the transport of gases, that is oxygen and carbon dioxide, how they get transported from air to our blood and then from blood to tissues and back to air. आज हमने करना है that is regulation of respiration. तो जो regulation of respiration, ह्यूमन बीइंग्स है जो इनके पास पावर है कि वो अपनी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंगली रेस्पिरेशन के रेट को कंट्रोल कर सकते हैं. दैट इज कभी नॉर्मल ब्रीदिंग है, डीप ब्रीदिंग है या फिर फास्ट ब्रीदिंग है एंड वो जो रेस्पिरेटरी रेट है उसको वो कुछ देर के लिए मेंटेन भी कर सकते हैं. तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ह्यूमन बीइंग्स have a significant ability to maintain and moderate the rate of respiration according to डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यूज. तो दो टाइप का कंट्रोल है हमारी रेस्पिरेशन के लिए. देयर इज टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल. एक जो कंट्रोल है उसको हम बोलते हैं न्यूरल कंट्रोल और दूसरा कंट्रोल है केमिकल कंट्रोल. तो न्यूरल कंट्रोल हो गया नर्वस सिस्टम का, ब्रेन का कंट्रोल, एंड केमिकल कंट्रोल हो गया कि जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज होगी तो हमारा ब्रीदिंग रेट है जो वो चेंज हो जाएगा. नॉर्मली हमने बोला कि 12 to 16 टाइम्स हमारा ब्रीदिंग रेट होता है. अगर इससे चेंज होता है तो हम कहते हैं कि रेस्पिरेटरी रेट है जो वो चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द बॉडी. अब सबसे पहले हम करेंगे न्यूरल कंट्रोल. तो न्यूरल कंट्रोल मतलब ब्रेन है जो, नर्वस सिस्टम है जो हमारा, वो हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा है. तो ब्रेन है जो, उसके वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स है, वो हम अगले चैप्टर जो है किसी और चैप्टर में करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में. ब्रेन है जो, इसके जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है पार्ट्स, दो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं. एक मेडुला होता है और दूसरा होता है पोंस वेरोली. जो बेटा पोंस वेरोली है ये पार्ट, दिस इज पोंस वेरोली और ये मेडुला इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है. तो दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा और ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं पोंस वेरोली. तो जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ना बेटे, इसमें एक रेस्पिरेटरी सेंटर मेन यहीं पे पड़ा होता है और इस सेंटर को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. दिस इज नोन एज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. तो ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, नॉर्मल जो हम रेस्पिरेशन करते हैं नॉर्मल कंडीशंस में, तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है जो वो कंट्रोल करता रहता है. तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कंट्रोल्स नॉर्मल रेस्पिरेशन. मेनली बेटे जो इंस्पिरेशन है वो कंट्रोल होती है और एक्सपिरेशन तो फोर्सफुल होती है. इंस्पिरेशन है जो वो एक्टिव होती है और एक्सपिरेशन पैसिव प्रोसेस है कि अगर हमने इंस्पिरेशन किया तो एक्सपिरेशन तो होगी ही होगी. और कंट्रोल किसको करना है? इंस्पिरेशन को ही कंट्रोल करना है. तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो ये है, ये सेंटर नॉर्मल जब हमारी बॉडी है, नॉर्मल ब्रीदिंग है, तो वो अपने आप ही चलती रहती है. दैट इज इंस्पिरेशन 2 सेकेंड्स के लिए एंड एक्सपिरेशन 3 सेकेंड्स के लिए ये करता है. इंस्पिरेशन for 2 seconds and expiration for 3 seconds. टोटल 5 seconds का टाइम होता है पर ब्रेथ. दूसरा सेंटर है वो प्रेजेंट है पोंस वेरोली के अंदर. तो पोंस वेरोली के अंदर जो सेंटर प्रेजेंट है ना बेटे, इस सेंटर को हम बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर. दिस इज नोन एज न्यूमोटैक्सिक सेंटर. जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है नॉर्मल कंडीशंस में ये वर्क नहीं करता, बट जब हमारी बॉडी की डिमांड है जो वो ज्यादा होती है ऑक्सीजन की, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है जो वो
रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल देना शुरू करता है। जब इसको रेस्पिरेटरी सेंटर को ये सिग्नल देता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को ये सिग्नल देता है, तो इन दैट इफ अ सिग्नल इज रिसीव्ड फ्रॉम pneumotaxic center, then respiratory rhythm center alter the respiratory rate by decreasing the time for inspiration, by decreasing the time of inspiration, decreasing the time नहीं सॉरी डिक्रीजिंग नहीं होगा बेटे, यहाँ पे वो बाय इंक्रीजिंग द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन। अगर बेटे उसने टाइम है जो इंस्पिरेशन का वो इंक्रीज कर दिया, टाइम ऑफ इंस्पिरेशन इंक्रीज हो गया, तो ब्रीदिंग क्या हो जाएगी, डीप ब्रीदिंग शुरू हो जाएगी। तो जब बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो ऐसी होती है कि ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है उसको, तो उस टाइम पे जो हम कहते हैं कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर विच इज प्रेजेंट इन द पॉन्स विरोली, ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है जो इसको सिग्नल भेजना शुरू करता है, एंड न्यूरल सिग्नल है जब इसको मिलेगा फ्रॉम द न्यूमोटैक्सिक सेंटर, तो मेडुला ऑब्लंगेटा है जो वो इंस्पिरेशन के रेट को चेंज कर देता है, देयर बाय चेंजिंग द टाइम ऑफ द ब्रीदिंग। ठीक है, ये हो गया न्यूरल कंट्रोल। तो न्यूरल कंट्रोल के लिए हम लिखेंगे दैट इज under neural control a specialized center present in medullary region of brain called respiratory rhythm center is primarily responsible for respiration regulation. Another center is present in pons, and this center is called pneumotaxic center. This center is called pneumotaxic center. It can moderate the function of, मतलब alter, it can moderate the function of respiratory rhythm center, Neural signal from this center can reduce the duration of inspiration and thereby altering the respiratory rate. ठीक है, दूसरा हमने करना है केमिकल रेगुलेशन। तो केमिकल रेगुलेशन के लिए ना बेटे, केमिकल रेगुलेशन, फॉर केमिकल रेगुलेशन, एक तो ये जो हमने किया ना न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है इसी के पास ही प्रेजेंट होता है कौन सा सेंटर, दैट इज कीमोसेंसिटिव सेंटर। ठीक है, यहाँ पे पड़ा हुआ है कीमोसेंसिटिव सेंटर, कीमोसेंसिटिव सेंटर। तो ये जो कीमोसेंसिटिव सेंटर है
ये सेंसिटिव होता है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड H आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो जैसे ही ये सेंस करता है कि बॉडी है जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गई या H आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई, तो हमने क्या किया था कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है या H आयन कॉन्सेंट्रेशन है जो वो इंक्रीज होती है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कर्व है वो डिसोसिएट होती है। तो अगर वो डिसोसिएट होती है तो इसका मतलब ब्रीदिंग है जो वो डीप ब्रीदिंग हो जानी चाहिए। तो ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया है ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर को सिग्नल देगा, इन टर्न न्यूमोटैक्सिक सेंटर है जो वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को ऑल्टर कर देगा। इसके अलावा कीमोसेंसिटिव एरिया है जो इसको सिग्नल कहाँ से मिलता है कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड या H आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई, तो जो हम कहते हैं कि दिस इज हार्ट, ये हार्ट है बेटा, दिस इज हार्ट। हार्ट में से निकलती है, यहां से लेफ्ट साइड से निकल रहा है आर्क ऑफ एओर्टा, दिस इज आर्क ऑफ एओर्टा या एओर्टिक आर्क भी बोल देते हैं हम इसको, ओटिक आर्क। और यहां से निकल रही है आर्टरीज, दैट इज कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी दोनों साइड पे। तो यहाँ पे ना बेटे कुछ जो है सेंसिटिव एरियाज प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कीमोसेंसिटिव एरियाज। अब ये जो है ना बेटा, ये जो आर्क ऑफ एओर्टा है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, मतलब ये ब्लड बॉडी को उसने पंप करना है। तो जब इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होएगी नॉर्मल से, या इस ब्लड में H आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, तो ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया वाले हैं ये क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। ये एक्टिव हो जाएंगे और ये ब्रेन के, ये जो हमने दिखाया है ना, ये ऊपर जो दिखाया हमने कीमोसेंसिटिव एरिया, ये सिग्नल लेके जाएंगे टू द कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट इन द न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और न्यूमोटैक्सिक सेंटर है जो वो प्रेजेंट इन द पॉन्स विरोली, और पॉन्स विरोली से ये फिर कीमोसेंसिटिव एरिया से फिर ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर और फिर ये, ठीक है। तो केमिकल कंट्रोल है जो, एक तो क्या करना है कि जो कीमोसेंसिटिव एरिया है दैट इज प्रेजेंट नियर द न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और ये जो सिग्नल रिसीव करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड H आयन कॉन्सेंट्रेशन का, वो देता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर को, न्यूमोटैक्सिक सेंटर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को ऑल्टर करता है, एंड जो ब्रीदिंग है उसको डीप कर देता है, दैट इज डिक्रीजिंग द रेट ऑफ द इंस्पायरेशन। दूसरा हमने किया कि जो केमिकल्स है कीमोसेंसिटिव जो एरियाज हैं दे आर आल्सो प्रेजेंट नियर द हार्ट, दैट इज जहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आर्क ऑफ एओर्टा एंड कैरोटिड आर्टरीज के अंदर, वहां पे भी कुछ कीमोसेंसिटिव सिग्नल्स हैं जो वो प्रेजेंट होते हैं। ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या H आयन कॉन्सेंट्रेशन को सेंसिटाइज करके ब्रेन को सिग्नल देते हैं, देयर बाय ऑल्टरिंग द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो जो केमिकल कंट्रोल है रिगार्डिंग chemical control, chemosensitive area, chemosensitive area is present near to rhythm center, which is sensitive to carbon dioxide and H ion concentration. Increase in these substances can activate the center which in turn can activate, which in turn will alter
the respiratory rhythm center and respiratory rhythm center will make necessary arrangements. दूसरा है इसके अलावा कीमोसेंसिटिव रिसेप्टर्स are also present in aortic arc and carotid artery. They can recognize changes in carbon dioxide and HN concentration and send necessary signal. इन्होंने सिग्नल किसको देना है? कीमोसेंसिटिव एरिया को. necessary signal to chemosensitive area and then to respiratory rhythm center. ठीक है. तो केमिकल रेगुलेशन में बेटे हमने लिखा कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड HN कॉन्सेंट्रेशन है, उन्हीं का मेन रोल है. ऑक्सीजन है जो उसका कोई रोल नहीं है इन रेगुलेटिंग द रेट ऑफ रेस्पिरेशन. ऑक्सीजन हैज नो रोल in regulating the rate of respiration. ठीक है. तो सबसे पहले सुन लो हमने क्या किया है. रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बार आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ही आ जाता है पूरा का पूरा, कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके पास कैपेबिलिटी है कि वो अपना रेस्पिरेशन रेट है जो उसको कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द बॉडी. तो 2 टाइप का कंट्रोल है. एक कंट्रोल जो है दैट इज न्यूरल कंट्रोल और दूसरा कंट्रोल है केमिकल कंट्रोल. न्यूरल कंट्रोल है जो वो ब्रेन से कंट्रोल करेगा. ब्रेन के 2 पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं. एक पार्ट है पोन्स विरोली और दूसरा है मेडुला ऑब्लंगेटा. मेडुला ऑब्लंगेटा इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है यहाँ से. तो मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर जो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने का सेंटर है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. ये नॉर्मल ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, इसमें कोई इंटरफियर नहीं करेगा. और उसके बाद एक और सेंटर है पोन्स विरोली में है, उसको हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं. ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये रेस्पिरेटरी सेंटर है जो उसको तभी इंटरफियर करता है जब हमारी बॉडी की डिमांड होती है ज्यादा ऑक्सीजन के लिए. तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है जो ये सिग्नल देता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को. और जब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है वो डीप जो इंस्पायरेशन है उसको डीप कर देता है, दैट इज उसकी ड्यूरेशन को डिक्रीज करता है सो दैट हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन है जो वो मिल सके. एंड केमिकल कंट्रोल है जो उसमें हमने किया कि कीमोसेंसिटिव एरिया है जो वो प्रेजेंट है न्यूमोटैक्सिक सेंटर. वैसे इसने लिखा है कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास ही होता है क्योंकि ये दोनों सेंटर्स आसपास ही है. तो बट ये होता है कि ये कीमोसेंसिटिव एरिया न्यूमोटैक्सिक के आसपास होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड या HN कंसेंट्रेशन जैसे ब्लड में इंक्रीज होती है तो उसको ये सेंसिटाइज करके न्यूमोटैक्सिक सेंटर को मैसेज देता है और न्यूमोटैक्सिक सेंटर इन टर्न रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल देता है और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर अकॉर्डिंग टू दैट अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है. दूसरा है जो हार्ट के जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आर्क ऑफ एओर्टा निकली उसमें अगर क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड या HN कंसेंट्रेशन ज्यादा है जितनी हमने नॉर्मल की उससे ज्यादा है तो ये जो है यहाँ पे कीमोसेंसिटिव रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इन द आर्क ऑफ एओर्टा एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी. तो ये सेंसिटाइज होंगे. ये सिग्नल आगे ना बेटे ये ऐसे करके ना जुड़े होते हैं विद न्यूरॉन्स के साथ ये जुड़ जाते हैं. तो
तो ये न्यूरॉन्स ब्रेन के कीमोसेंसिटिव एरिया तक चले जाएंगे और वहां पे जाके सिग्नल दे देंगे टू ब्रेन। दिस वाज ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। देन हमने करने हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ये भी बेटे ऊपर वाला भी इम्पोर्टेंट है एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी काफी इम्पोर्टेंट है। ये काफी बार आए हैं, इसमें नीट में भी बहुत आते हैं और थ्योरी में सब्जेक्टिव में तो आते ही हैं। फर्स्ट ऑर्डर है डिसऑर्डर है अस्थमा। सुना होगा आपने, अस्थमा है जो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, दैट इज मेनली एलर्जेंस वगैरह जब अंदर चले जाते हैं तो अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। तो या कोई टेंशन होते हैं, किसी भी रीजन से अस्थमा है जो वो होता है। तो हमने क्या था, ब्रोंकियाए हैं, ब्रोंक्यूल्स है। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है कि जब भी कोई अस्थमा का पेशेंट होता है तो उसके ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकियाई है जो उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। कैसे देखो, जैसे मैं ये बनाऊं कि ये ब्रोंकियाई है, हमने यही बनाए थे ना बेटे, और ये उसके फिर ये ब्रांचिंग हो गई तो ये ब्रोंक्यूल्स बन गए, दैट इज ब्रोंकियाई हो गए एंड ब्रोंक्यूल्स बन गए। अब क्या हुआ कि जो ये इसकी वॉल है ना बेटे, ये ल्यूमन है, दिस इज ल्यूमन और ये इसकी वॉल है। तो अस्थमा में ये जो वॉल है ना, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, दैट इज ये थिक हो जाती है। ऐसे इन्फ्लेमेशन हो गई इसकी वॉल की इन्फ्लेमेशन हो गई, इसकी वॉल की इन्फ्लेमेशन हो गई, है ना। अब अगर इन्फ्लेमेशन हो गई, दैट इज वॉल थिक हो गई, तो अंदर का ल्यूमन क्या हो गया, नैरो। अगर अंदर का ल्यूमन नैरो हो गया तो एयर पैसेज डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से सांस लेने में, ब्रीथ करने में प्रॉब्लम आएगी। और जो एक साउंड जैसे विसल की साउंड आती है कि नैरो पैसेज होता है, तो जब हम फूंक मारते हैं तो उसमें से आवाज आती है, ऐसे विस्लिंग साउंड है जो, जिसको हम बोलते हैं व्हीजिंग साउंड, वो यहां से निकलेगी। तो अस्थमा है जो, इसमें क्या हुआ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, causing wheezing sound due to inflammation of bronchi and bronchioles। ये याद रखना है बेटे, अस्थमा है जो ब्रोंकियाई या ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन से हुआ है। दूसरा डिसऑर्डर है एम्फीसीमा। दूसरा डिसऑर्डर है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में क्या होता है बेटे कि ये हम बनाते हैं कि ऐसे एल्वियोलाई हैं, बहुत सारे बनाया था ना हमने कि ऐसे जैसे बंच होता है ग्रेप्स का, ऐसे ये एल्वियोलाई होते हैं। तो ये सारे एल्वियोलाई हैं। ये सारे एल्वियोलाई ना बेटे अपने आसपास के एल्वियोलाई से जुड़े होते हैं, ताकि एयर है जो एक एल्वियोलाई से दूसरे एल्वियोलाई तक जा सके। अब एम्फीसीमा में क्या होता है कि ये जो एल्वियोलाई है ना, उनकी वॉल डैमेज हो जाती है। देखो जैसे ये है, इसकी वॉल अगर ये वाली डैमेज हो जाए तो ये एक ही सैक बन गया। जब ये एक सैक बना तो रेस्पिरेटरी एरिया क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ये वॉल्स है जो एल्वियोलाई की, वो डैमेज हो जाती हैं, जिससे रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है एंड ब्रीदिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो एम्फीसीमा ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग से होता है एंड इट इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर। एम्फीसीमा is a chronic disorder in which alveolar walls are damaged due to which respiratory surface is decreased, major cause is cigarette smoking। ये तो बड़ी बार आता है, रीजन क्या है, 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाएगा एम्फीसीमा का रीजन क्या है। देन नेक्स्ट डिसऑर्डर हमने करना है
दैट इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं कि कईयों का ऑक्यूपेशन ऐसा होता है जिसमें बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं जो वो उड़ते हैं, जैसे सीमेंट फैक्ट्री हो गई या फिर ये जो आटा चक्कियां लगती हैं यहाँ पे बहुत फाइन पार्टिकल्स उड़ेंगे, ग्राइंडिंग इंडस्ट्री है जो वहाँ पे उड़ेंगे। तो वो जो वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं अगर वो मास्क वगैरह प्रॉपर नहीं डालते तो बड़े जो फाइन पार्टिकल्स हैं ना डस्ट के, आटे के या फिर स्टोन के, वो उनके लंग्स में चले जाते हैं। जब वो लंग्स में चले जाते हैं तो वहां पे लंग्स है जो उनमें फाइब्रस टिश्यू ज्यादा हो जाता है, स्पॉन्जी टिश्यू है जो वो कम हो जाता है, विच इज नोन एज लंग फाइब्रोसिस, एंड ये रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाती है उसकी वजह से। तो इनको हम ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बोलेंगे। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी disorders. In certain industries, especially those involving grinding or stone breaking, in certain industries, especially those in grinding, कुछ भी ग्राइंड करना है, ग्राइंडिंग ऑफ स्टोन हो गया, देन ये हो गए फ्लोर मिल्स हो गई, वेरी फाइन पार्टिकल्स reach to the lungs of persons working there. The long exposure to these particles results in fibrosis, that is proliferation of fibrous tissue, causing serious lung diseases, causing serious lung diseases. तो प्रोटेक्शन क्या है, प्रिवेंटिव मेजर क्या है? मास्क डाल के रखो, वियर मास्क ड्यूरिंग वर्किंग। तो मास्क है जो वो अब तो चलो कोरोना की वजह से मास्क डालना होता है, अदरवाइज बेटे पहले आपको पता है कि कोई मास्क वगैरह है जो वो नहीं डालता था, ना ही कोई प्रोवाइड किए जाते थे मास्क। तो दीज आर नोन ऐसा कि जहाँ जो भी लोग फ्लोर मिल्स में काम करते हैं, ग्राइंडिंग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, तो वो बड़े फाइन पार्टिकल्स जो हमारा रेस्पिरेटरी, जो हमने कहा था कि हेयर है जो वो डस्ट रिमूव करते हैं, डस्ट से भी छोटे पार्टिकल्स है, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो उसको फिल्टर आउट नहीं कर सकता, तो वो लंग्स में चले जाते हैं, लंग्स में जाके वो फाइब्रस टिश्यू ज्यादा बना देते हैं, स्पॉन्जीनेस है जो लंग्स की कम हो जाएगी। तो दीज आर नोन एज द रेस्पिरेटरी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उससे जो डिजीज होती है उसको हम बोलते हैं एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस ड्यू टू respiratory disorder due to cement, fine cement particle, cement asbestosis, cement particles लिख लो, fine cement particles in lungs. This was all about the breathing and exchange of gases. बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में नया जो है आपका चैप्टर दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड देयर सर्कुलेशन वो शुरू करेंगे।